नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी कृतिका बुक का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया जा रहा है, जो कि आप लोग का 18 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा, आप लोगों को मदद करेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। इसके साथ आप लोग को एक और बात बता देते हैं जो क्षितिज बुक है, क्षितिज का 2 पार्ट में वीडियो बना हुआ है। ठीक है, दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया दोनों वीडियो का। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर वहाँ से भी देख लीजिए उस वीडियो को, क्योंकि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें बताया गया है। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से याद करके रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद किए हो तो इन तीनों वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख कर जाइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत जैसे लेटर राइटिंग, ये जो भी निबंध, ये सब आप लोग को इंपॉर्टेंट जो कुछ भी रहेगा वो आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो पहला चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ देखिए चैप्टर 1 माता का अंचल। ठीक है, शिव पूजन सहाय जिसके लेखक हैं। अब इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन आप लोग का परीक्षा में पूछ लिया जाता है वो ये है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका आप लोगों का ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आप दूसरा आंसर कोई याद करके रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये आंसर याद कर सकते हो। माता का अंचल पाठ में बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव है, किंतु वह विपदा के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। इसका मुख्य कारण है माँ का स्नेह उसके मन में बैठे डर को दूर कर देता है। माँ के आंचल में ममता की छवि की अनुभूति द्वारा भय से मुक्ति, माँ का आंचल सुरक्षा कवच तथा माँ में ही शक्ति का रूप है। इसलिए बच्चा पिता के साथ अधिकतर समय बिताने खेलने पर भी सांप द्वारा भयभीत होने पर माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप कोई और आंसर याद नहीं की हो तो इस आंसर को याद करो, या जो आप आंसर याद किए उसको एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देख कर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे विचार में भोलानाथ खेलने का शौकीन था, साथियों के साथ खेलना तथा तमाशा करना उन्हें पसंद था। घर के सामान से ही रंगमंच बनाकर कभी दुकानदार और ग्राहक का तमाशा करते तो कभी कभी भोज किया करते थे। यह खेल साथियों के बिना खेलना मुमकिन नहीं था, इसलिए भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग को नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अगर कोई और आंसर आप याद करके पहले से रखे हो तो उसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर साथ में आप लोग को एक और बात बता दें कि चैप्टर वाइज आप लोग को वेबसाइट पर इसका पोस्ट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर ही अपडेट किया जाता है। तो उस वेबसाइट पे भी जाकर आप लोग सारे चैप्टर पे विजिट कर सकते हो, वहाँ से भी आप लोग अपना तैयारी कर सकते हो। ठीक है, नए लोगों के लिए है, पुराने लोग जानते हैं। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, या ग्रुप में आप लोग ज्वाइन है तो वहाँ पर भी सारे पोस्ट का ये जो कुछ भी लिंक रहता है वो शेयर कर दिया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। और ये भी जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देखिएगा। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल घर के सामान द्वारा ही बनाए जाते थे, क्योंकि तब आधुनिक खेलों का प्रचलन कम था, किंतु आजकल अंत और बाह्य, अंत मतलब अंदर के खेल, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, और बाह्य खेल मतलब बाहरी जो मैदान में हम लोग खेलते हैं। ठीक है, खेलों का प्रयोग खेलते समय किया जाता है, जैसे चेस, कैरम बोर्ड, लीडो, बिजनेस, टेनिस, ब्रेन बीटा, हाउसी, पुलिस किट, डॉक्टर किट आदि अंत खेल तथा क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, फुटबॉल, थ्रो बॉल आदि बाह्य खेल हैं। और इन्हीं खेलों का प्रयोग प्राय आजकल हमारे द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत लोग सोचते होंगे कि इतना हम खेल का नाम याद रखेंगे नहीं याद कर पाएंगे। तो आप लोग ज़रूरी नहीं कि इतना आप याद रखो, कुछ आप लोग को बस कुछ पता होना चाहिए कि जो घर में खेल खेला जाता है, जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, ठीक है, बिजनेस हो गया, ये सब हम लोग बैठ कर खेलते हैं। ठीक है,
और जो बाहरी खेल क्या, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है, फुटबॉल हो गया, ये सब आप लोग का बाहरी खेल है, तो आप याद करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस आंसर को भी आप याद कर सकते हो। कोई और आंसर याद है आपको तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला भी वीडियो, सब वीडियो इस चैनल पे देखने को आप लोग को मिलेगा। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप लोग अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर उन दोनों वीडियो को देख लेना है, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है, जो कि आप लोग को 18 फरवरी के परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा आप लोग को मदद करने वाला है। यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ माता पिता के बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, माता का आंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरल और मनमोहक वर्णन हुआ है। पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पैर पर बैठाकर झूला झुलाना अत्यंत मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है, ठीक है। साथ में पिता के साथ बच्चे का शैतानियाँ करना, मूछ खींचना, कुश्ती लड़ना, कंधे पर बैठना आदि क्रियाएं पिता को अत्यंत आनंद देती है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग इसको एक तरह से कहानी की तरह पढ़ सकते हैं और आप अपने मन से जो कुछ भी आप लोग को याद होता है उसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। पिता द्वारा बच्चे के गालों पर खट्टा मीठा चुंबन लेना पिता के रोम रोम को खुशी प्रदान करता है और बच्चे द्वारा मूंछ पकड़ने पर बनावटी रोना का नाटक और शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। माँ के द्वारा बच्चे को मुँह भर चावल के कौड़ खिलाना और यह कहना कि जब खाएगा बड़े बड़े कौड़ तब पाएगा दुनिया में ठौर, ठीक है। बच्चे के प्रति वात्सल्य आशीर्वाद शुभ आकांक्षाओं का ही चिन्ह है और बच्चे को चोटी गूंथना, काजल लगाना, रंगीन कुर्ता धोती पहनाकर कन्हैया का रूप देखना माँ द्वारा अपने बच्चे में ही भगवान का रूप देखना है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि बच्चे द्वारा भयभीत होने पर अपनी गोद में उठाकर उसे पुचकारना, आँखों को अपने आंचल से पोंछकर बच्चे को चूमना आदि माँ के ममताओं के दर्शन होते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और ये काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंसर दिख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंसर देखकर आप लोग को टेंशन नहीं लेना। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार दो बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद अपने मन से जो कुछ भी आप लोग इसमें का याद रहे तो उसको एक बार अपने से लिखिए और देखिए आप लोग का आंसर अपने से आप लिख पाइएगा, ठीक है। और इसका अगर दूसरा आंसर आप याद किए हो तो उसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है जो VVI है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके छोटे मोटे कामों में सहयोग कर, उनकी सेवा कर, उनका कहना और उनका सम्मान कर अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता की इच्छा को पूरा कर, उनकी भावनाओं का ख्याल कर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों को कर लेना है। पाठ में आए दिल को छूने वाले वर्णन निम्नलिखित है, जैसे माँ का भोलानाथ को पकड़कर तेल लगाना, नाभि और ललाट पर काजल की बिंदी लगाना, चोटी गूंथना, उसे कान्हा बना देना, ठीक है। आगे देखिएगा, बाबूजी के साथ आने पर भोलानाथ का रोना, सिसकना, भूल कर अपने साथियों के साथ खेल में शामिल हो जाना, ठीक है। आगे देखिएगा, तीसरा पॉइंट है कि बाबूजी के रामायण पाठ के दौरान बच्चों को आईना में अपना चेहरा निहारना। चौथा पॉइंट है बाबूजी की नज़र पड़ते ही बच्चों का लजा जाना और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देना। और 5वां पॉइंट है कि सांप के पीछे पड़ने पर बच्चों का गिरते पड़ते माँ की गोद में छिपकर सुरक्षा पाना। ये सब जो बिंदु है, ये सब जो पॉइंट है, ठीक है, ये सब पाठ में आए दिल को छूने वाले क्या बोल सकते हैं इस प्रसंगों है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते, इसको याद कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन का आंसर कुछ और आप याद पहले से करके रखे हो तो उसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर नहीं, यहाँ पर पहला चैप्टर से आपका 6 क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, आशा करते हैं। और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर में चलते हैं, साना साना हाथ जोड़ी, जिसके
लेखक है मधु कांकारिया। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में कौन क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग कर लीजिएगा और इसका क्या उत्तर हो जाए वो देख लीजिएगा। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को इस हद तक सम्मोहित कर रहा था कि उसे ऐसा लगा किसी ने उस पर जादू कर दिया है और किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। उसे सब कुछ ठहरा हुआ लग रहा था, उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। जीतन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जीतन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। तो जीतन नार्गे जो था, जीतन नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था। वह उस क्षेत्र में भली भांति परिचित था, वो उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था और अतः वह पूरे रास्ते की सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था। वो नेपाल का निवासी था, अभी वह कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से आया था, उसे नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी थी। ठीक है, और जो गाइड लोग होते हैं, एक कुशल गाइड के निम्नांकित गुण होते हैं। गाइड में क्या क्या गुण होते हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ही 7 पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप 5 पॉइंट भी लिखते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला, गाइड को महत्वपूर्ण घटनाओं और स्थानों की अच्छी जानकारी होती है। दूसरा पॉइंट, वो जिस स्थान पर जाता है उसके इतिहास और भूगोल के बारे में जानता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, वह लोगों की रुचि को बनाए रखता है ताकि यात्रा मज़ेदार लगे। ठीक है, वह रहस्यमयी और दिलचस्प बातें बताकर यात्रा को और भी मज़ेदार बना देता है। चौथा पॉइंट, वो यात्रियों से अपनापन बना लेता है जिससे उसकी बातें सच्ची लगती है। ठीक है, आगे देखिएगा। छठा पॉइंट है, गाइड की बोलने की शैली प्रभावशाली होना चाहिए ताकि लोग ध्यान से सुने। आगे पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, वो अच्छी और रोचक भाषा में बातें करता है जिससे लोग उसे पसंद करते हैं। ठीक है, ये 7 पॉइंट है। अगर आप 5 पॉइंट भी लिखते हैं इसमें से तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा नंबर मिल सकता है। और यहाँ पर ही आप लोग का ये 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसका कोई और भी आंसर अगर आप याद करके रखो तो उसको आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, जीतन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। ठीक है, तो जीतन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों एवं जनजीवन के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी। जैसे पहला, प्राकृतिक संबंधी जानकारी। प्राकृतिक संबंधी जानकारी क्या हो जाएगा? सिक्किम में गंगटोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, पहाड़ों में घिरी हुई घाटियाँ हैं, जगह जगह पाइन और धूपी के वृक्ष हैं, नदियों एवं झरने हैं। हिमालय का यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्वत, झरने, फूलों से लदी वादियाँ लोगों को मोहित करती है। ये आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संबंधी जानकारियाँ हो जाएगा। आगे भौगोलिक जानकारियाँ में क्या जानकारी दिए थे? जीतन नार्गे ने लेखिका को भौगोलिक जानकारियाँ देते हुए कहता है कि यहाँ पहाड़ी मैदानी तराई वाले इलाके में बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ के रास्ते टेढ़े मेढ़े एवं ऊंचे नीचे हैं, वहाँ के रास्ते फिसलन भरे होते हैं, यहाँ तापमान माइनस में पहुँच जाता है। ठीक है, तापमान माइनस में पहुँच जाता है, ये ऐसे यहाँ पर लिखा गया। आगे देखिएगा, जनजीवन संबंधी जानकारी क्या देते हैं कि सिक्किम के लोग मेहनत पसंद है, वहाँ यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं, यहाँ बौद्ध मत को मानने वाले लोग हैं, औरतें पहाड़ को काट छाट कर नया रूप देने के लिए कुदाली चलाती है, और यहाँ लोग मवेशी पालते हैं, औरतें बोकू पहनती हैं, और यहाँ चाय के बड़े बड़े बागान भी हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो जनजीवन संबंधी जानकारियाँ देते हैं, भौगोलिक जानकारी और प्राकृतिक संबंधी जानकारियाँ वो लेखिका को देते हैं जीतन नार्गे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्नलिखित लोगों का योगदान होता है। पहला, गाइड का, दूसरा स्थानीय निवासियों का, तीसरा ड्राइवर का, और चौथा संगी साथियों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है?
तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। प्रकृति ने ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर हिम के रूप में जल संचय की व्यवस्था कर दी है। सर्दियों के दिनों में जल बर्फ रूप में जम जाता है, जिससे जल संचय होता है। गर्मियों में जब चारों ओर त्राही त्राही मचती है तो वही जमा हुआ बर्फ पिघलकर नदियों के द्वारा हमारे प्यास बुझाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट देखिएगा। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहरना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। ठीक है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। लेखिका अपने ड्राइवर कम गाइड जीतन नार्गे के साथ युमथांग की ओर जा रही थी। वहाँ पहाड़ी रास्ते पर एक जगह उन्होंने एक कतार में लगी सफ़ेद पताकाओं फहरती हुई देखी। एक श्वेत बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक थी। इन पर मंत्र लिखे हुए थे। श्वेत पताकाएं तब फहराई जाती है जब किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। और रंगीन पताकाओं का फहराया जाना किसी नए कार्य की शुरुआत की ओर संकेत करता है और इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं, श्वेत पताकाएं या रंगीन पताकाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ स्थितियाँ बड़ी कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत से घबराते नहीं और भरपूर परिश्रम करते हैं। इनकी मेहनत ने गंगटोक को सुरमय बना दिया है, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाए हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती है। वादियाँ चौड़े होने लगती है, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है तो कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवारों की तरह पथरीला नजर आता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है। वह उसे और सयानी यानी बुद्धिमान बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर उसे अनेक अनुभूतियाँ होती है। उसे लगता है जीवन की स्थरकता झरनों और फूलों की भांति स्वयं को दे देने में, अर्थात परोपकार में ही झरनों की भांति निरंतर चालयमान रहना और फूलों की भांति अपनी महक लुटाना ही जीवन का सच्चा स्वरूप है। ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई और उत्तर आपका इसका याद है तो वो याद कर लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका कैसा अनुभूति होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग का चैप्टर 2 से इतना ही क्वेश्चन है कि जो इंपॉर्टेंट है, और इन सभी क्वेश्चन को आशा करते हैं कि आप लोग नोट करेंगे और याद कर लेंगे। यहाँ से आंसर नोट कीजिए, या आपके पास पहले से आंसर या आपके पास जो बुक है वहाँ से आंसर याद करना चाहते हैं, जहाँ से आंसर याद करना चाहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है वो सभी क्वेश्चन को आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं। लास्ट चैप्टर है आपका मैं क्यों लिखता हूँ, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसके लेखक जो हैं वो कौन है, अज्ञे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा।
लेखक हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में सुनकर तथा उनके कुप्रभाव को प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट का भोक्ता नहीं बन पाया। एक दिन वो जापान के हिरोशिमा नगर की एक सड़क पर घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर एक मानव की छाया छपी हुई थी। वास्तव में परमाणु विस्फोट के समय कोई मनुष्य उस पत्थर के पास खड़ा होगा और रेडियम धर्मी किरणों ने उस आदमी को भाप की तरह उड़ाकर उसकी छाया पत्थर पर डाल दी थी। और उसे देखकर लेखक के मन में अनुभूति जग गई और उसके मन में विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य साकार हो उठा और उस समय वह विस्फोट का भोक्ता बन गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका कोई और उत्तर याद करके रखे तो उसको आप लोग को रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन है कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग, आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है आप बताइए। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। इस अणु विस्फोट ने सारी मानवता को झकझोर कर रख दिया। इसने विज्ञान की क्रूरता को उजागर कर दिया। इसी घटना के बाद विज्ञान को अभिशाप माना जाने लगा। इससे विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग किया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर हमारी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग निम्नांकित क्षेत्रों में हो रहा है। पहला क्षेत्र जो है आपका, विज्ञान ने टीवी का दुरुपयोग बढ़ाया है। अब टीवी शिक्षा एवं स्वास्थ्य मनोरंजन का माध्यम ना रहकर अश्लीलता एवं हिंसा परोसने का माध्यम बनता जा रहा है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, विज्ञान का नवीनतम आविष्कार मतलब नया आविष्कार रंगीन मोबाइल फ़ोन जो फोटो भी खींचता है। इस प्रकार का फ़ोन का दुरुपयोग निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि विज्ञान ने लोगों की मानसिक शांति छीन ली है। विज्ञान का संबंध केवल बुद्धि से ही है, हृदय से नहीं। ठीक है, और चौथा पॉइंट हो जाएगा, विज्ञान की सहायता में अनेक सिटिंग ऑपरेशन चलाए गए। कई बार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, जिससे कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की छवि धूमिल हुई है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और ये आपका आखिरी चैप्टर है जो मैं क्यों लिखता हूँ, और इसमें का ये 2 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, आशा करते हैं। और बाकी जो भी चैप्टर है, अगर आप लोग इससे ऑब्जेक्टिव और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर किया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद पड़े वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।